हाँ, अभी सब ज्वाइन हो गए। हाँ, तो अपना चल रहा था रसशास्त्र का मान प्रकरण टॉपिक में ही चल रहे थे, औषध संग्रह वगैरह इन सब से रिलेटेड नियम वगैरह अपन उनकी बात कर रहे थे। ठीक है। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो औषध प्रयोग विधि पढ़ेंगे। ठीक है, आखिरी टॉपिक है इसका। सैवीर्यता अवधि अपन ने कल पढ़ी ली थी, इजी था उसको समझना, ज़्यादा टफ पढ़ा नहीं। ठीक है, जो भी रसौषधियाँ थी, ठीक है, जो स्वर्ण भस्मा धातु भस्में थी, उन सब की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन रिकॉर्ड के लिए जो है 10 साल तक इनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कंपनियों को। ठीक है, इसके अलावा कुछ औषधियाँ जो थी 5 वर्ष तक सही रहती थी। चूर्ण अवलेह वगैरह एक दो दो तीन तीन साल तक जो है ठीक रहते थे। वटी 3 साल तक सही रहती है। तो ये सारी जो अपन ने सैवीर्यता होती है, एक्सपायरी डेट देखी थी। आज अपन बात करेंगे भेषज प्रयोग विधि, कि भेषज का कैसे प्रयोग करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, वो सब अपन देखेंगे। अच्छा, भेषज प्रयोग विधि में आपको क्या लगता है क्या क्या पॉइंट आ सकता है, मुझे ये बताओ। कोई भी एक जना, कोई भी आपको भेषज प्रयोग करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ये मेन मेजर तीन है, और एक इसके अलावा मेडिसिन कौन सी लेनी है ये भी होता है, लेकिन वो डॉक्टर का काम है। लेकिन आप मतलब सारे ये है तो सारे डॉक्टर के काम, लेकिन मेन जो है किस मात्रा में देनी है, क्योंकि मान लो बच्चा है उसको कम डोज लगेगी, बड़ा है उसको एडल्ट डोज लगेगी, मतलब जो भी डोज है उसकी पूर्ण मात्रा। ठीक है, ऐसे ही जो डेवलपिंग एज में है, जैसे कि कुमार अवस्था में, उनकी जो है बढ़ती हुई एज के अकॉर्डिंग जो है डोज बढ़ानी होगी। ठीक है, ये है मात्रा हो गई है इस तरह से। फिर औषध सेवन काल, किन किसी डिजीज में आपने देखा होगा कि है ना, सुबह के टाइम गोली लिखने कहते हैं कि सुबह लेने की है, कोई बोलता है शाम को लेने की है, कोई बोलता है भूखे पेट लेने की है, कोई बोलता है खाने के बाद लेने की है। ऐसे ही जो अपना हिंगवाष्टक चूर्ण है, वो कहते हैं भाई प्रथम कवल भुक्तम, पहले जो ग्रास है उसमें लेने का है। ठीक है, तो अलग अलग जो है टाइमिंग होते हैं। तो औषध सेवन के काल हो गए। ठीक है, तो मात्रा, काल, और जो अपने एक और चीज बची, कौन सी बची, अनुपान के साथ। अनुपान के साथ ये अपन भी देखते हैं, जैसे कि मान लो किसी दिन आप कहीं जिमने वगैरह जाते हो, अच्छे खासा अच्छे से भारी भरकम जो भी जितना भारी हो सके उतना हैवी फूड लेते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, यार रात को खाना नहीं पचेगा, थोड़ा सा खाने के बाद आप अपन नींबू पानी ले लेते हैं, या फिर थोड़ा सा सौंफ मिश्री ले लेते हैं। इससे क्या होगा, खाना अपना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अपन भी ये चीजें देखते हैं कि अपन को कौन सी चीज और ऐड एक्स्ट्रा ले लेनी चाहिए, जिससे अपना जो है डाइजेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े हैवी फूड का भी। तो ऐसी और भी चीज़ें होती है जिसमें अपन अनुपान देखते हैं कि हाँ भाई, अगर अपन को शीतोपलादी लेना है और खांसी हो रही है मेरे, तो शहद के साथ लूंगा और क्या गर्म पानी के साथ लूंगा, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है, शहद के साथ ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस तरह से अपन सोचते हैं कौन सी चीज़ जो है फायदेमंद है, अनुपान उसका या सहपान जो अपन उसके साथ लेते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रखा है कि भेषज का प्रयोग कितनी मात्रा में, किस समय और किस अनुपान या सहपान के साथ करना है, ये सब भेषज प्रयोग विधि कहलाती है। ठीक है, इसलिए औषध मात्रा, अनुपान, भेषज काल का ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, अब औषध मात्रा क्या है, कि औषध का प्रयोग उचित मात्रा में करने पर ही चिकित्सा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मान लो कि इसे आपके जो है फीवर हो रखा है, ठीक है, आपको ये पता है कि एकदम तेज फीवर है, 104-105 डिग्री, और आपको किसी उस पेशेंट को आप दे दो आधी गोली पैरासीटामोल, क्या वो असर करेगी? वो पेशेंट डोलो टैबलेट यानी 650 mg मिनिमम लेने वाला पेशेंट होना चाहिए, और उसको आप दे रहे हो 250 mg पैरासीटामोल, तो वो असर नहीं करेगा। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि उचित मात्रा में दोगे ना तब तो चिकित्सा होगी, वरना वो चीज जो है दिक्कत करेगी। अब औषध मात्रा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको ये सारे पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि किसी बालक को आप दे रहे हो, जो आप नेक्स्ट ईयर पीडिया में पढ़ोगे, शीरप, शीरान्नद और अन्नाद। शीरप मतलब 1 साल तक का बच्चा जो सिर्फ दूध वूध पीता है, तो वो हो गया शीरप। ठीक है, तो उसमें औषध अगर आपको देनी हो तो कितनी मात्रा में देंगे, एक चुटकी भर मात्रा में। ठीक है, फिर आता है शीरान्नद। शीरान्नद मतलब जिसमें शीर और अन्न दोनों एक साथ चलते हैं, कि वो इसको दूध भी पिलाते हैं और अन्न भी देते हैं। तो उसमें कोल आस्थे प्रमाण, कोल क्या होता है, बेर,
और अस्थि मतलब बेर का गुठली, तो बेर की गुठली की साइज की जो है उसको मेडिसिन देनी चाहिए। फिर आता है अन्नाद, अन्नाद मतलब जो अच्छे प्रकार से जो है अन्न ग्रहण कर सकते हैं इतने बड़े बच्चे 16 साल तक के, तो वहाँ क्या है कोल यानी बेर की साइज के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपन मेडिसिन दे सकते हैं, पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई अगर बच्चा 1 महीने का है तो उसको 1 रत्ती की मात्रा में जो है दवाई मेडिसिन देनी चाहिए, भेषज देनी चाहिए। 1 मंथ से 1 साल तक का है तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक रत्ती बढ़ाते हुए जो है देनी चाहिए मेडिसिन। 1 साल के को एक माशा में कितने ग्राम होते हैं? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मात्रा में जो है अपन को मेडिसिन देनी चाहिए। अब 1 से 16 वर्ष तक क्रमशः बढ़ते हुए 16 मासा तक अपन को जो है मेडिसिन देनी चाहिए। 16 से 70 वर्ष तक फिर पूर्ण मात्रा कितनी होती है? 16 मासा यानी 16 ग्राम। और लास्ट में 70 प्लस जाने पर फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले आनी चाहिए, 15, 14, 13, 12। तो ये जो है मात्रा यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो यही यहाँ पे अब तक जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए वो यही बता रखे हैं यहाँ पे भी, कि शीरप 1 वर्ष तक के बालक को 1 चुटकी, क्षीरान्नद जो दूध के साथ साथ अन्न भी ग्रहण करने लगा तो कोलास्ती प्रमाण, तो कोलास्ती मतलब जो बेर है उसकी गुठली की साइज की, अन्नाद अन्नाद मतलब बेर के बराबर मात्रा में। इसी प्रकार बालक प्रथम मास में 1 रत्ती, 1 वर्ष तक एक एक रत्ती बढ़ाते हुए जाना, और यह मात्रा उसको किसके साथ देनी है? दूध, मधु, चीनी या घृत में, ठीक है। 1 वर्ष के बालक में 1 माशा यानी 1 ग्राम। उसके बाद 16 वर्ष तक प्रतिवर्ष एक एक माशा बढ़ानी चाहिए। 16 वर्ष का बालक हो तो 16 माशा, और ये 16 से 70 वर्ष तक स्थिर रहनी चाहिए मात्रा, ठीक है। मतलब 16 वर्ष का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे वो 70 का हो, सब में 16 माशा मात्रा जो है एडल्ट डोज बताई गई है, ठीक है। 70 वर्ष के बाद औषधि की मात्रा प्रतिवर्ष जो है उत्तरोत्तर घटाते रहना चाहिए, जिस प्रकार बाल्यावस्था में बढ़ाई थी, ठीक है। यह आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, ये मात्रा किसके लिए बता रखी है? चूर्ण और कलकों के लिए, ठीक है। कषाय में इसकी मात्रा क्या है? चौगुनी कर देनी है। मान लो 16 ग्राम अगर आपको चूर्ण की मात्रा बता रखी तो वो कषाय में कितनी हो गई? 16 चौकू बोलो 64। तो कषाय अगर आपको लेना है तो 60 ml, 64 ml, ये ऐसे बता रखी है मात्रा, ठीक है। फिर आती है शारंग दर के अनुसार औषध मात्रा। तो शारंग दर ने पूर्ण मात्रा 16 से 70 वर्ष में लेने की कहा है, कि पूर्ण मात्रा कितनी? 16 माशा। 4 वर्ष का बालक है तो पूर्ण मात्रा का 1/4 यानी 1/4 मतलब 4 माशा। 8 वर्ष के बालक के लिए आधी मात्रा 8 माशा। 12 वर्ष के बालक के लिए 3/4 मात्रा यानी 12 माशा बताई गई है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आप कोई भी मेडिसिन देते हो किसी को, रोग तो क्या देखते हो? रोगी और रोग का बल देखते हैं अपन, काल देखते हैं, वय यानी उसकी उम्र देखते हैं, अग्नि देखते हैं, ठीक है। प्रकृति देखते हैं, देश देखते हैं और दोष देखते हैं। इन सब चीजों का अपन देख दाख के फिर मात्रा डिसाइड करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को इतनी मात्रा में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, किसी को जो है खांसी है, उसकी उम्र है 17-18 वर्ष, ठीक है। तो उसका वह बल भी साथ सपोर्ट कर रहा है और मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो अपन उसको अच्छी खासी उष्ण मेडिसिन जो है अपन दे सकते हैं, उष्ण वीर्य वाली, ठीक है, ताकि उसको जो है खांसी में जल्दी जल्दी आराम मिल सके। अगर मान लो कोई पेशेंट है जो मान लो आप कफज गुल्म से ही ग्रस्त है, तो उसमें आपको बल्ला तक का कोई योग देना है। उसकी मात्रा आपको, मैंने आपको 2 मात्राएं दी, या तो आधा रत्ती दो या 1 रत्ती दो, लेकिन आपको गर्मियों का समय चल रहा है, तो आप कौन सी मात्रा प्रेफर करोगे? आधा आधा रत्ती या 1 रत्ती? वापस बोल रहा हूँ, एक पेशेंट है, ठीक है, उसके कफज गुल्म हो रखा है, उसको अपन को भल्ला तक का योग देना है, ठीक है। मैं आपको 2 मात्रा का ऑप्शन दे रहा हूँ, आधा रत्ती मात्रा और 1 रत्ती मात्रा। समय चल रहा है गर्मियों का, तो आप कौन सी मात्रा प्रेफर करोगे? आधा रत्ती क्यों? क्यों करोगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे इस तरह से अपन को काल का भी ध्यान रखना है, किस काल में अपन जो है मेडिसिन दे रहे हैं। मान लो पित्तज प्रकृति का व्यक्ति है, उसको आप बल्ला तक का प्रयोग करवा दो, तो वो तो उसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उसके लिए तो नुकसानदेह होगी, उल्टा उसको कॉम्प्लिकेशन मोर होंगे नए, बीमारी ठीक नहीं होगी वो अलग, और कॉम्प्लिकेशन होंगे वो अलग। प्रकृति का भी यही है सीन, प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है अपन को देनी है।
मेडिसिन, ठीक है। देश का फर्क पड़ता है, देश कौन सा है, ठीक है। और दोष कौन सा, कितने बढ़े हुए हैं। अगर मान लो अल्प दोष है और मैं आपको हाई डोज दे दूं तो भी वो नुकसानदेह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है कि रोगी और रोग के बल, काल, व्यय, अग्नि, प्रकृति, देश और दोष का ध्यान में रखते हुए अपन को मेडिसिन देनी चाहिए। एक, ना तो अल्प मात्रा में मेडिसिन देनी चाहिए, ना ही अति मात्रा में। क्यों? अल्प मात्रा में दोगे तो मेडिसिन असर ही नहीं करनी, जिस रोग के लिए आप उसको प्रयुक्त करोगे उस रोग पे वो काम ही नहीं करनी। और अगर अति मात्रा में दोगी तो निश्चित रूप से वो उपद्रव उत्पन्न करने वाली हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात बताई गई है। तो अल्प मात्रा और अति मात्रा में प्रयोग का बताया गया है। अच्छा, अब स्नेह और क्वाथ की अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो स्नेह और क्वाथ की मात्रा कैसी होगी? 3 तरह की मात्राएं आप पढ़ते हो, प्रवर, मध्यम और अवर। अपन कर्ष से याद करें तो 4 कर्ष प्रवर मात्रा, 3 कर्ष मध्यम मात्रा और 2 कर्ष जो है अवर मात्रा बताई गई है स्नेह और क्वाथ के प्रयोग की। वहीं गुण और खंड के प्रयोग की देखें तो 1.5 पल, 1 पल और आधा पल, ये क्या है? प्रवर, मध्यम और अवर मात्रा बताई गई है, ठीक है। फिर मोदक, वटक, अवलेय की 1 कर्ष मात्रा बताई गई है, ठीक है। और अग्नि आदि का विचार करके इनको 2 कर्ष यानी 2 कर्ष से लेके 1 पल तक भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। गुग्गुलु अपन प्रयोग करते हैं तो श्रेष्ठ मात्रा 12 माशा बता रखी है और निकृष्ट मात्रा अल्प बल मात्रा 4 माशा बता रखी है, ठीक है। रसौषधियों की मात्रा, ये जितने भी अपन ने रसौषधियां पढ़ के आए उनमें मात्रा अपन ने डिस्कस की हुई है, कौन से भस्म की कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। तो वो मैं बार बार रिपीट करूंगा नहीं, ये आपको खुद को पढ़नी है, ठीक है। कि जैसे स्वर्ण भस्म अपन को 1 रत्ती लेनी है, शिला जतु 6 रत्ती लेना है, लोहा भस्म जो है 1 रत्ती लेनी है, रजत भस्म 3 रत्ती लेनी है, ताम्र भस्म 2 रत्ती, अभ्रक भस्म 6 रत्ती दे रखी है, ठीक है। उपरसों की जो है हिंगुलादि की 1 माशा मात्रा 1 ग्राम मात्रा बता रखी है। तो ये आप लोग पढ़ना, ठीक है। विष भस्म की मात्रा 1 ये वो बता रखी है, ठीक है। तो ये सब मात्राएं आपको पढ़नी है, ठीक है। शिशुओं में मात्रा जो अपन पढ़ के आए हैं अभी मैंने बताई थी आपको कि 1 माह में 1 रत्ती, 1 वर्ष तक जो है, फिर उसको बढ़ा बढ़ा के 16 माशा तक यानी 1 कर्ष तक देनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे धीरे धीरे डोज बढ़ाते रहनी है, 1 1 माशा ईयर वाइज। तो ये सब यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर मेन आती है आयुर्वेद ग्रंथों में जो है कल्पनाओं की सामान्य उपयोग मात्राएं। तो कल्पनाओं की सामान्य उपयोग मात्राएं जैसे स्वरस है, स्वरस की शारंगधर संहिता में मात्रा बताइए आधा पल और 1 पल। आधा पल तो प्रमुख स्वरस कल्पना की और 1 पल जो है अनुकल्पनाओं की। अनुकल्पनाएं जब अपन स्वरस कल्पना पढ़ेंगे ना तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वहीं यादव जी त्रिकम जी भी इसकी मात्रा कितनी बताते हैं? आधा पल बताते हैं, ठीक है। तो ये स्वरस की मात्रा होगी आधा पल, पलार्ध। फिर उसके बाद आते हैं कल्क। कल्क की मात्रा शारंगधर 1 कर्ष बताते हैं, वहीं यादव जी त्रिकम जी भी 1 कर्ष बताते हैं, ठीक है। चूर्ण की मात्रा शारंगधर में 1 कर्ष बताई है, यादव जी त्रिकम जी ने भी 1 कर्ष बताई है। क्वाथ की मात्रा 2 पल बताई है शारंगधर ने, 1 पल बताई है यादव जी त्रिकम जी ने। घृत की मात्रा अभ्यंतर प्रयोग के लिए 1 पल बताई है और तेल की मात्रा भी 1 पल बताई है शारंगधर ने। अवलेय की मात्रा शारंगधर ने 1 पल बताई है जबकि यादव जी त्रिकम जी ने 1 कर्ष बताई है। वटी की मात्रा 1 कर्ष बताई है, यादव जी ने भी 1 कर्ष बताई है। आशा वरिष्ठ 1 पल मात्रा में प्रयोग करने का बताया। क्षार 2 से 8 रत्ती प्रयोग करने का बताया गया है, ठीक है। इस प्रकार से विभिन्न औषध मात्राएं अपनी कंप्लीट होती है, ठीक है। विभिन्न औषध मात्रा, अब अपन ने 3 मेजर पॉइंट पढ़ने थे, औषध मात्रा, अनुपान और औषध सेवन काल। तो उनमें से औषध मात्रा अपना कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ते हैं अनुपान। तो अनुपान में ये जो योग रत्नाकर का श्लोक है ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। कल पूछूंगा मैं। तो अनुपान, अनुपश्चात सह वा पीयते इति अनुपान। औषध या आहार के साथ अथवा उसके सेवन के पश्चात जिस द्रव पदार्थ का पान किया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। अनु मतलब पश्चात, पान मतलब जो पीते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेडिसिन या आहार लेते हो आप, उसके बाद जो भी आप द्रव ग्रहण करते हो उसको अनुपान कहा जाता है। परिभाषा क्या है? यत् किंचिद औषधम वैद्यर्देशम रोगानुपातन है तद तद गुणोत्करम दोयम अनुपान गेयम अनुपानम बलाधिहम, ठीक है। यानी चिकित्सक द्वारा रोगोक्त अनुपान के साथ प्रयोग करने पर औषधियां अधिक गुणवान हो जाती है, अतः इसे अनुपान कहा जाता है। मतलब अनुपान कैसा होता है
कि भाई जो रोग के अनुसार होता है और जो है जिसके साथ प्रयोग करने पर मेडिसिन की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप सितोप्लादी चूर्ण ले रहे हो कास के लिए, खांसी दूर करने के लिए। ठीक है, कास मेनली वात कफज होती है, और वात कफ नाशक क्या होता है? मधु। तो मधु अगर आप अनुपान के रूप में या सहपान, हाँ मधु आप सहपान के रूप में, अनुपान के रूप में ले रहे हो, तो वो सीतोप्लादी जो चूर्ण आप ले रहे हो उसकी क्वांटिटी, वो सॉरी उसकी क्वालिटी जो है और ज्यादा, उसकी गुणवत्ता जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वहां पे अनुपान का जो है प्रयोग किया जाता है। अब अनुपान का प्रयोजन क्यों करते हैं, मतलब यूज क्यों करते हैं? तो जिस प्रकार जल के ऊपर तेल की बूंद डालने पर अति शीघ्र फैल जाती है, उसी प्रकार औषधि का सेवन अनुपान के साथ करने पर वह शीघ्रता से शरीर में फैलकर जो है गुण प्रदान करती है, जो भी है रोग बल प्रदान करती है। समझ में आ गई बात, अनुपान क्यों जरूरी है? अनुपान का प्रयोग करने पर मेडिसिन और ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा फास्ट एक्शन करती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आप आज ही करके देखना, एक कटोरी लेना, उसमें पानी भरना थोड़ा सा, और फिर ऊपर से तेल की बूंद डालना, एकदम तेजी से वो फैल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि जिस प्रकार जो है पानी में, जल में तेल की बूंद डालने पर वो शीघ्रता से फैल जाती है, उसी प्रकार अनुपान के साथ मेडिसिन का प्रयोग करने पर वो शीघ्रता पूर्वक शरीर में फैलकर और बल प्रदान करती है, या फिर जो भी रोग है उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, फिर आगे और बताते हैं। हे द्विजोत्तम, जिस अगस्त्य मुनि ने वातापी नामक राक्षस का भक्षण करने के बाद पाचन पचाने के लिए अनुपान का सेवन किया था, तो साधारण मनुष्य बिना अनुपान के भोजन कैसे पचा सकता है? तो अतः औषध एवं आहार को पचाने के लिए अनुपान अति आवश्यक है। तो यहाँ पे एक बता रखा है एग्जाम्पल के लिए कि अगस्त्य ऋषि थे, उन्होंने वातापी नामक राक्षस को खा लिया था, फिर उसको पचाने के लिए जो है उन्होंने अनुपान का प्रयोग किया था लास्ट में। तो जब उन्हें अनुपान की जरूरत पड़ेगी तो अपन तो साधारण मनुष्य हैं, अपन को भी आहार पचाने के लिए इनके लिए अनुपान की आवश्यकता पड़ती है। तभी तो कहते हैं खाना खाने के बाद सौंफ मिश्री खाना चाहिए। उससे क्या होता है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो प्रॉपर काम करती है, डाइजेशन जल्दी होता है खाने का। तो ये सब चीजें, ठीक है। फिर अनुपान की उपयोगिता बता रखे कि विभिन्न आचार्यों के अनुसार सम्यक रूप से अनुपान का सेवन करने से औषध व आहार का पाचन होकर मनुष्य तृप्त हो जाता है, जिससे बल व आयु की वृद्धि होती है। अनुपान से तृप्ति, शरीर की धातुओं का प्रीणन, ऊर्जा की प्राप्ति, भ्रंगण, शरीर रक्षण, खाए हुए अन्न आदि पदार्थ का आमाशय के नीचे धकेलना, ठीक है, भोजन की मृदुता, क्लेदन, पाचन वगैरह, कुल मिला के जो है डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहती है, पाचन प्रॉपर रूप से होता है, टाइम पर होता है। ठीक है, और जो है अगर मान लो आपने खाया हुआ अन्न या औषधि शरीर को लगेगी, तो ऑब्वियस बात है कि आपको बल भी मिलेगा। ठीक है, आपको तृप्ति भी मिलेगी, आपकी धातुओं का प्रीणन यानी जो है एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सभी धातुओं को प्रॉपर पोषण, न्यूट्रिशन मिलेगा। ये सब चीजें जो अपनी चलती है अनुपान की उपयोगिता में, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, अंगों को दृढ़ करना, ठीक है, पिपासा नाशक, प्रीणन हो रहा है तो पिपासा नाशक होगा, दोष शामक, सुखदायक, ये सारे नॉर्मल नॉर्मल चीजें जो आप आराम से लिख सकते हो। अब श्रेष्ठ अनुपान कि बेस्ट अनुपान कौन है? तो यद आहार गुणै पानम विपरीतम तदिश्यते अन्नानुपानम धातूनाम दुष्टम यन्न विरोधी च, यत न विरोधी च। ठीक है, मतलब जो द्रव पदार्थ औषध एवं आहार द्रव्यों के गुणों के विपरीत गुण वाला हो, किंतु वह धातुओं का विरोधी ना हो, वह औषध और आहार द्रव्यों का उचित अनुपान होता है। मतलब अनुपान ऐसा हो जो रोग के ऑपोजिट काम करे। ठीक है, और जो जैसा आप आहार द्रव्य ले रहे हो, मान लो आप हैवी फूड ले रहे हो, तो अनुपान कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। मान लो आप हैवी फूड ले रहे हो, उसके बाद अनुपान भी एकदम हैवी सा ही ले रहे हो, जैसे कि आपने खाना खाया दाल बाटी चूरमा, फिर उसके ऊपर आप ले रहे हो गन्ने का रस, तो वो अनुपान जो है आपके किसी काम का नहीं है, वो आपको उल्टा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, वहीं आपने नींबू स्वरस लिया, तो नींबू स्वरस आपके लिए जो है इफेक्टिव होगा, हल्का होगा। ठीक है, और इजीली जो है डाइजेस्ट हो करवाएगा आपके खाने को भी। ठीक है, या फिर सौंफ मिश्री ली तो वो भी अच्छा काम करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि अनुपान जो हो औषध और आहार द्रव्यों के विपरीत गुण वाला हो, किंतु धातुओं का विरोधी ना हो। ऐसा नहीं हो कि वो अपनी धातुएं ही पचाने लग जाए, तो धातुओं का विरोधी नहीं हो। इस प्रकार का जो है अनुपान श्रेष्ठ होता है। अनुपान की मात्रा, तो चूर्ण, अवलेह, गुटिका व कल्क का अनुपान वात रोगों में 3 पल मात्रा, पित्त रोगों में 2 पल और कफज रोगों में 1 पल मात्रा में प्रयोग करना चाहिए।
अब कफज रोगों में कम और वातज रोगों में ज्यादा क्यों? क्योंकि द्रव यहाँ पे अपन लेते हैं अनुपान के रूप में, ठीक है। तो मेनली द्रव द्रव्य, लिक्विड, लिक्विड से क्या होगा, कफ बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगी कफ में, ठीक है। पित्त में भी द्रव गुण होता है, इसलिए पित्त भी बढ़ेगा, इसलिए तो कफज में कम, पित्तज में उससे थोड़ा ज्यादा, और वातज में ज्यादा जो है लिक्विड अपन इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रखा है प्रदीप्त जाठराग्नि, बृहद शरीर, स्नेह साथ में, अति बलशाली, विसर्प, उन्माद, गुल्म तथा सर्प विष से पीड़ित को अनुपान की ज्येष्ठ मात्रा विशेषतः 8 फल में सेवन कराना चाहिए। भाई ये रोग बता रखे हैं कि जिसकी जाठराग्नि तीक्ष्ण हो, या जिसका शरीर बड़ा हो, या जिसको स्नेह साथ में हो, जैसे कि पहलवान लोग बहुत घी पीते हैं, ठीक है, ट्रक वगैरह चलाने वाले लोग जो रेगुलर काम करने वाले होते हैं, खूब घी पी जाते हैं, तो इनमें, ठीक है। अति बलशाली, जो बलवान होगी उसकी जाठराग्नि भी ऑब्वियसली बलवान होगी, तो वहाँ विसर्प रोग, उन्माद, गुल्म, सर्प विष, इनसे पीड़ित में जो है अनुपान की मात्रा श्रेष्ठ मात्रा यानी जो प्रवर मात्रा है ना उसका प्रयोग करना चाहिए। वातज रोगों में स्निग्ध उष्ण अनुपान होना चाहिए। ये दोनों ऑपोजिट है, देखो, स्निग्ध है वात शामक होगा, उष्ण है वात के शीत गुण का शमन करेगा। स्निग्ध किसका शमन करेगा, जल्दी बताओ? रूक्ष गुण का। तो ये समझ में आ गया वातज का अनुपान स्निग्ध उष्ण क्यों है, क्योंकि वात के जो रूक्ष और शीत गुण है उनको विरोधी करेगा। पित्त में क्या बता रखा है, मधुर और शीतल। अच्छा, मधुर किसका विरोधी, शीतल किसका? मधुर जो है पित्त शामक रस है, और शीतल पित्त के उष्ण गुण को, हाँ, कटु उष्ण को आप मान सकते हो कि कटु उष्ण गुण को और उष्ण गुण को जो है ये सबसाइड करेगा या उसका विरोध करेगा। कफज रोगों में रूक्ष और उष्ण, ये भी समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाना है, ठीक है। फिर धातु क्षयज विकारों में जो है मांस रस का अनुपान उत्तम होता है। मांस रस जो है वो वातज रोगों में भी श्रेष्ठ अनुपान माना जाता है। क्यों? क्योंकि मांस रस धातुओं का पोषण करता है, साथ ही क्षयजन्य, क्षय के कारण जो वात प्रकोपित हुई है उसका शमन भी वो करता है। इसलिए यहाँ पे मांस रस अनुपान के रूप में बताया है कि धातु क्षयजन विकारों में मांस रस जो है वो श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि वो भ्रंगण भी करता है और साथ ही साथ वात का भी शमन करता है। उपवास, उपवास, मार्ग चलना, अधिक बोलना, अधिक मैथुन, मारुत, धूप, ठीक है, अन्य अहितकर कर्मों से श्रांत मनुष्य के लिए दुग्ध अनुपान बताया। दुग्ध क्या है अग्रय द्रव्यों में? क्षीरम, भ्रंगणी है, सोच लो। फिर तर्पणी है। अभी भी गलत जा रहे हो तुम लोग। क्षीरम जीवनीय नाम, जीवनीय नाम, जीवनीय होता है, जल करता है तर्पण। और भ्रंगण कौन करता है? 25वां चैप्टर देखो भाई, अग्रय द्रव्य। तो क्षीर जीवन, जीवनीय होता है दूध। इसके अलावा समस्त प्राणियों को सातवें होता है। कोई भी, आप कोई सा भी जीव देख लो दुनिया का, सबका स्टार्टिंग फूड क्या होता है? क्षीर ही होता है। बच्चा कोई पैदा होता है वो पहला चीज क्या लेता है? माँ का दूध लेता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि दूध अनुपान आप ले दे सकते हो मैक्सिमम कंडीशन में जो है, जैसे जो जिसका शरीर पहले से क्रश हो रखा हो, ठीक है, और थका हुआ हो, इस प्रकार के रोगियों में जो है दूध अनुपान श्रेष्ठ होता है, ठीक है। क्रश व्यक्तियों के लिए सूरा तथा स्थूल व्यक्तियों के लिए मधुदक अनुपान रूप में होता है। ये समझ में आ गया? मैंने आपको बताया था कि भाई सूरा होती है वो क्या होती है, जो क्रश को भ्रंगण करने में काम आती है, ठीक है। तो सुरा वहां पे अनुपान रूप में। स्थूल व्यक्ति का स्थूल मेद को काटना होता है, इसलिए मधुदक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मंदाग्नि, अनिद्रा, तंद्रा, शोक, भय, थकावट, इनसे पीड़ित व्यक्ति, मद्यमान सेवी व्यक्तियों के लिए मद्य अनुपान श्रेष्ठ बताया गया है। मद्य अनिद्रा को भी दूर करती है, मतलब निद्रा कारक भी होती है और अनिद्रा लाने वाली भी होती है। बस आपको पता होना चाहिए किस मात्रा में आपको प्रयोग करना है।
ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हो तो वो क्या है, ज्यादा निद्रा लाने वाली होती है, निद्रा कारक होती है, मद लाने वाली होती है, नशा उत्पन्न करने वाली होती है। लिमिट में लो तो किसी के अनिद्रा हो रखी हो तो उसको ठीक करने वाली भी होती है। दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरह की कंडीशन बता रखी है, तंद्रा भी है और अनिद्रा भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। दोनों तरह की कंडीशन में आप दे सकते हो, बट आपको डोज डिसाइड करनी है, कितनी मात्रा में देनी है, किस तरह से देनी है, पानी ज्यादा मिलाना है कि कम मिलाना है। एक अनुतर्ष चिकित्सा या जनुतर्ष चिकित्सा आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, मदात्य रोग में पढ़ोगे, तब आपको ये चीज पता लगी। हाँ, अनुतर्ष चिकित्सा में क्या होता है कि भाई ज्यादा मात्रा में पानी और कम मात्रा में मद्य लेकर और जो है रोगी को पिलानी चाहिए, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। फिर शीतल जल, उष्ण जल, आशा वरिष्ठ, मद्य, यूष, फलाम्ल, धान्याम्ल, दूध, मधु, तक्र, मांसरस, औषधियों के स्वरस, क्वाथ, हिम, फांट, अर्क, ये सब जो है अनुपान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और मात्रा पूर्वक लेने पर जो है लाभकारी होते हैं। स्वच्छ एवं पवित्र पात्र में रखा हुआ वर्षा का जल, महेंद्र जल जो है सर्वश्रेष्ठ अनुपान माना गया है, ठीक है। मधु और जल सभी अनुपानों में हितकारी होते हैं। यह अपने अनुपान टॉपिक आज पूरा हो गया। अब अपना आखिरी टॉपिक बचा है औषध सेवन काल। तो वो कल आप एक कफोद्रे के गदयानंदम वाला जो श्लोक है ना अष्टांग हृदय में, वो याद करके आना, वो सुनूंगा। वैसे तो यहाँ पे चरक वाला जो है अग्निवेश वाला, वो 10 काल का वर्णन अपन पढ़ेंगे, बट मेरे को सबसे इजी और सबसे अच्छा लगता है जो वाग्भट वाला है, अष्टांग हृदय वाला है। तो आप लोग जो है वो पढ़ के आना, याद करके आना, ठीक है। सूत्र 12 या 13 में सबसे लास्ट में आएगा वो आप देख लेना, है ना। और एक जना मेरे को भी फोटो खींच के भेज देना, मैं भी थोड़ा रिवाइज कर लूँ। मैंने बहुत टाइम हो गया पढ़े। कपोद्रेके गदेननम बलिनो रोग रोगिणे अन्नादो विगुण अपाने समाने मध्य एष्यते। हाँ मतलब ऐसे ही है। तो ये पढ़ के आना ना। कोई डाउट किसी को आज की क्लास का? और अनुपान वाला टॉपिक एक बहुत अच्छे से पढ़ना। रीजन ये है, ये आपके बहुत क्लिनिकल हेल्प वाली चीजें हैं, मात्रा और अनुपान, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। क्यों? क्योंकि जैसे आपके घर में भी अभी बच्चे वगैरह हों, उनको कल को आपको कोई दवाई लिखनी हो या देनी हो, तो उस वक्त आपको अंदाजा होना चाहिए, हाँ भाई मुझे कितनी मात्रा में देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहीं से चीजें सीखने लगते हैं, औषध मात्रा का ज्ञान आपको यहीं से होने लगेगा कि हाँ इतनी मात्रा तो देनी है। कई बार अपन क्या होता है, अब जैसे नई नौ सीखी है अपन अभी, तो अपन डोज नॉर्मल डोज, एडल्ट डोज देने में भी कतराते हैं। जैसे कि घर में कोई बीमार हुआ तो अपन सोचते हैं यार ज्यादा मात्रा में दे दे, नुकसान नहीं कर जाए यार ये चीज, अपन इसको ऐसा करते हैं कम ही दे देते हैं जो डोज है उससे। तो अपन उसको कम मात्रा में देते हैं, फिर वो कम मात्रा में देने का कोई फायदा नहीं होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया अल्प मात्रा में दी हुई औषधि कोई कार्य नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए जो है औषध मात्रा का ज्ञान होने के लिए भी आपको ये पढ़ना जरूरी है। फिर अनुपान आपको पता होना चाहिए कि इसके जैसे खांसी कैसी हो रही है, कफ वाली हो रही है, बलगम वाली, या सूखी खांसी है। सूखी खांसी है तो इसमें अपन को क्या देना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, बलगम वाली है तो क्या देना, अदरक सोरस देना या फिर शुंठी चूर्ण देना ज्यादा सही रहेगा। तो वो चीजें हैं। अनुपान का भी आपको अंदाजा धीरे धीरे लगाना है, ठीक है, रोग के अकॉर्डिंग। तो ये क्लिनिकल चीजें हैं, इनको आप ढंग से पढ़ना, ठीक है। एग्जाम में तो पास आप सभी हो, कोशिश करना आप इनको क्लिनिकल तरीके से समझो कि यहाँ पे मांस रस दिया शायद रोगों में क्यों दिया, ठीक है। सुरा दी तो सुरा में, सुरा के क्या क्या गुण है, क्या क्या कर्म है सुरा के, इन सब के गुण कर्म भी देखना आज, क्योंकि तुम्हारे तो चरक पूर्वार्ध है, तुम्हें तो देखने भी चाहिए, ठीक है। एंड करें क्लास अब? ओके।